नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खास खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि कर्नाटक से एक बुरी खबर आ रही है और कर्नाटक में जो कुछ हुआ है वो इंतहाई ख़तरनाक वाक़या है। कर्नाटक के एक मुकाम पर एक बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई। एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मारी और जिसके साथ ही बस शोला पोश हो गई। उस बस में बताया जाता है कि 32 मुसाफिरीन सवार थे और इस हादसे के नतीजे में कम से कम 11 मुतासरीन जिंदा जल गए हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक हादसा है और ये खबर हम आपके पास लिए आए हैं। इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक और खबर आ रही है, वो भी बहुत बुरी खबर है और उस खबर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया की बावकार यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है और आपने देखा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में भी इस यूनिवर्सिटी का गैर मामूली किरदार रहा है और मुसलमानों में ख़ास तौर पर तालीमी शऊर बेदार करने के लिए सर सैयद अहमद खान की कायम करदा ये यूनिवर्सिटी एक मिसाली नमूना समझी जाती है। तो बहरहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्कूल है और वो स्कूल है ABK बॉयज़ स्कूल और उस स्कूल में आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले एक उस्ताद हैं राव दानिश अली। उन्हें उनके सर में गोलियां मार दी गई और बताया जाता है कि उन्हें करीबी जैन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। ये भी बताया जाता है कि वो अपने दो साथियों के साथ चहलकदमी के लिए निकले थे कि स्कूटर पर निकाब पोश हमलावर वहां पर पहुंचे और ये कहते हुए कि तू हमें नहीं पहचानता और नहीं पहचानेगा, उन्होंने गोलियां चला दी, जिसके साथ ही राव दानिश अली गिर पड़े और फिर उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। ये वाक़या पेश आया है और ये वाक़या दिलचस्पी की बात यह है कि ऐसे वक्त पेश आया जबकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बड़ा दावा कर रहे थे चंद घंटे कबल के रियासत में जराइम की शरह बहुत कम हो गई है, जंगल राज वहाँ पाया जाता है। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है। हद तो ये है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो बेचारे योगी आदित्यनाथ की हुकूमत को और पुलिस को पता नहीं क्या पेट में दर्द होता है, उन नौजवानों को बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है। तो बहरहाल एक अच्छी बात ये हुई कि उसी ऐवान में जहां पर योगी आदित्यनाथ जहर उगलने का काम करते हैं, उसी ऐवान में रागनी नामी SP रुकन असेंबली ने योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर कोई आई लव कृष्णा कहता है तो फिर आई लव मोहम्मद कहने का किसी को हक क्यों नहीं है। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे हिंदुस्तान में आई लव कृष्णा कहा जाता है, आई लव फलां फलां कहा जाता है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, और यूपी में अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो इन्हें चिढ़ आती है। ये चिढ़ क्यों आती है, ये भी उन्होंने सवाल किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर जो ख़ास खबर है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि 14 दिसंबर को जो मास शूटिंग का वाक़या पेश आया था और हनुका एक त्यौहार होता है यहूदियों का, उस सिलसिले में वहाँ बुंडाई बीच पर एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, एक त्यौहार मनाया जा रहा था। उस त्यौहार के मौके पर मास शूटिंग का वाक़या पेश आया। साजिद अकरम जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है, वो अपने बेटे के साथ यानी 24 साल बेटे नवीद अकरम के साथ वहाँ पहुँचा और गोलियां चलानी शुरू कर दी। नतीजे में आपको बता दूं कि 16 यहूदी मारे गए, लेकिन हम सलाम करते हैं अहमद अल अहमद को। अहमद अल अहमद ने अपनी ज़िंदगी को यानी अपनी जान को ख़तरे में डालकर उस हमलावर को पकड़ लिया और उसको भी 5 गोलियां लगी और जिसके नतीजे में आज अहमद अल अहमद अस्पताल में है। लेकिन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया मिस्टर अल्बानीस ने न सिर्फ अहमद अल अहमद की अयादत की बल्कि उन्हें एक बहादुर शख्स करार दिया और अब उन्होंने क्रिसमस के मौके पर यह ऐलान कर दिया है कि अहमद अल अहमद को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यानी कौमी शुजात अवार्ड से नवाजा जाएगा। जबकि आप हमारे मुल्क में देखेंगे कि शुजात अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि सुबह और जानिबदारी का मुजाहरा किया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर खास थी जो हमने आपको सुनाई है। लेकिन हादसात का जहाँ तक सवाल है, एक और खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में दवा के लिए यानी दवा हासिल करने के लिए या फिर इलाज के लिए गए एक ख़ानदान जब वो वापस हो रहा था कुमारा भीम जो ज़िले आसिफाबाद जो है वहाँ से इसका ताल्लुक़ है, ये उनकी कार उलट गई और कार उलटने के नतीजे में 4 ख़वातीन वहीं पर अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गई या फौत हो गई या हलाक हो गई और 2 मुसाफिरीन के बारे में बताया जाता है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। एक और ख़बर है जो ख़ास है वो ये है कि शमशाबाद हैदराबाद
से कुछ फासले पर वाक़ है, वहां पर एक स्कूल बस के उलटने के नतीजे में जिसमें 60 बच्चे थे, वो 60 बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये खास खबरें लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन एक खास खबर और आ रही है, और आपको बता दूं कि रेपिस्ट जो होते हैं, जानी जो होते हैं, वो हिंदुस्तान में जिसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप देखेंगे कि जानियों को जो उम्र कैद सुनाई गई थी उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जमानत पर रिहा कर देती है। मैं बात कर रहा हूं उन्नाव रेप केस की और साबिक बीजेपी एमएलए जगदीप सेंगर की, जो फिल वक्त जमानत पर रिहा हो चुका है, अपने घर पहुंच चुका है। लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि सीबीआई को कुछ शर्म आई है। सीबीआई ने कहा कि वो इसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। शर्म की बात यह है इस्माइल ज़बी साहब कि उस रेपिस्ट की सजा मुअत्तल कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है, और जो पिछले 7 वर्षों से जेल में रह रहा था, कैद की जिंदगी गुजार रहा था, और उसे जमानत दी गई है। और जो मुतासिरा लड़की है उसने भी कहा कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वाली है। तो चलते हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कर्नाटक हादसे के बारे में और महाराष्ट्र हादसे के बारे में, शमशाबाद हादसे के बारे में। जी रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बात देखिए, हम बोल रहे हैं मुसलसिल इस बात की तवज्जो हम इंतज़ामिया, रियासती इंतज़ामिया, मरकज़ी इंतज़ामिया की तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी क़वानीन जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें वसी होती जा रही है, रफ्तार बढ़ती जा रही है, वक्त का जो लोगों के पास जो है वक्त नहीं है, जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना जा रहे हैं। हम इसकी मिसाल इस तरीके से हम ले सकते हैं कि हम सोशल मीडिया जब देखते हैं तो पहले जो है हम आधे घंटे का भी अगर कोई वीडियो अगर है तो हम देखने के लिए तैयार थे, और उसके बाद फिर 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ। अब तो देखिए आप 1 मिनट से कम के वक्फे की जो रील्स हैं और वो रील्स को देखने को लोग तरजीह दे रहे हैं। तो रफ्तार बढ़ती जा रही है ज़िंदगी की, और जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो रफ्तार से उसका मवाजना हम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी एक अहम वजह है हादसात की। और जहाँ तक कर्नाटक का शोलापोश होने का जो वाक़या है, उसमें वो जो ड्राइवर है, ड्राइवर का भी एक बयान आया है सामने। उसने बताया है कि किस तरीके से वो 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा था। वो गोकराना की तरफ वो गाड़ी रवाना हो रही थी, और तो इस ये हालत में तेज रफ्तार से एक ट्रक आता है और उस पर मारा। तो ये बेकाबू ट्रक जो है, अक्सर देखा गया है कि ट्रक ड्राइवर्स जो है वो हालत नशा में गाड़ी चलाते हैं, और उसकी वजह से ये हादसात पेश आते हैं। एक हादसा ये हो गया, अब मुसलसिल ये पिछले 2-3 माह से हम मुसलसिल इस तरीके के हादसात, सड़क हादसात के वाक़यात को मुसलसिल हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको आवाम तक लेके पहुंचाने की हम मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। इसका अहम मकसद ये है कि आवाम में शऊर बेदारी हो, आवाम जो है अपनी जान और माल की हिफाजत कर सके, और जो है इंतज़ामिया जो है ये रोड सेफ्टी क़वानीन बनाकर जो है शहरियों की जान और माल की हिफाजत कर सके। और एक मसला आपने उसमें तज़किरा किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वो तालीमी इदारों को भगवा रंग देने की मुसलसिल की कोशिश की जा रही है। खा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उत्तर प्रदेश से जितने भी जामे मिलिया इस्लामिया हो, दिल्ली में है, क्योंकि लेकिन वो जो सरहदी इलाका है यूनियन टेरिटरी होने की वजह से जो है बहुत सारा दिल्ली जो है वो करीब लगभग उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा माना जाता है। जामे मिलिया इस्लामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को मार दिया गया। देखिए, दिन दहाड़े मार दिया गया। अगर ये वाक़या अगर किसी गैर मुस्लिम प्रोफेसर के साथ होता तो फिर योगी आदित्यनाथ का अंदर का जो इंसाफ है वो झाग जाता यहाँ पर। और बारहा योगी आदित्यनाथ के दावे खोखले साबित हुए जब जब उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, अमन है रियासत में, और बिल्कुल पुरसुकून रियासत है, यहाँ पर शरपसंदों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरीके का जब जब उन्होंने बयान दिया है, उसके जवाब में इस तरीके का एक वाक़या जो है क़त्ल गारतगिरी का पेश आया है। एक मौल्लिम को मारना, देखिए आप, एक तालीम को ख़त्म कर दिया गया, एक तालीम का एक जो बाप था उसको ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की आपने बात कही। ऑस्ट्रेलिया में अहमद अल अहमद का बावक़ार अवार्ड जो है, बावक़ार अवार्ड से उनको नवाजने का जो ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है वो काबिल सताइश है। मगर आपने देखा कि अहमद अल अहमद के बजाय साजिद
और नवीद अकरम को ही जो ये मीडिया है मुसलसिल, हमारा खासतौर पर गोदी मीडिया है, उनको ही पेश करता रहा। अहमद की सताइश, उनकी बहादुरी के का जो एतराफ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका एतराफ किया, इसराइली वजीर आजम ने उनका एतराफ किया, और ऑस्ट्रेलिया ने तो उन्हें बावकार अवार्ड से नवाजने की बात कही। अहमद अगर मुतहर्रिक उस वक्त नहीं होते तो ना जाने बॉन्डी बीच पर और कितनी अमवात होती और कितने जो है यहूदी जो है वो वहां पे मारे जाते, उसका बिल्कुल अंदाजा कोई नहीं कर सकता। अहमद ने अपनी जान पर खेलकर उन्होंने ये काम किया है, बचाया है, ये पैगाम दिया है कि इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता और इस्लाम जो है अमन पसंद मुल्क है। आपने आसिफाबाद और कोमरम भीम का भी आपने जिक्र किया जहां पर सड़क हादसा पेश आया, आपने शमशाबाद का भी आपने जिक्र किया। और ये देखिए थोड़े से कवायद और एक जवाबित बनानी चाहिए। स्कूल के जो बच्चों को लेके जाने वाली गाड़ियां हैं, ऑटोज है, बीच में कुछ ट्रैफिक जो निज़ाम था हमारा शहर हैदराबाद का कुछ मुतहर्रिक हुआ था। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि बच्चों की गुंजाइश, अगर 5 बच्चे अगर किसी ऑटो में बैठ सकते हैं तो 8 से 10 बच्चों को बिठाकर वो ले जाते हैं। बच्चों की, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है सड़क के मामलात में। और हमने एक वीडियो हालिया दिनों में देखा था, एक शख्स स्कूल के बच्चे का ऑटो में बैठे हुए और ऑटो को लटकते हुए एक शख्स जा रहा है। तो इस तरीके से ट्रैफिक कवायद और जवाबित को बनाना चाहिए, क्योंकि मासूम बच्चों को कैरी करने वाली, ले जाने वाली जो बसें होती हैं उनके अंदर बहुत ही एहतियात के साथ काम करना। बस के उलट जाने से 30-35 बच्चे जो है, देखिए आप 60 बच्चे थे उसमें जी, और फिर ये अल्लाह का शुक्र ये रहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उसमें, तो ये एक बड़ी बात है। तो और फिर कुलदीप सिंह सेंगर की आपने बात कही, जी जी, ये इंसाफ है। ये देखिए, हम देखे बिल्किस बानो के जो मतलब मुजरिम थे, उन्हें जेल से रिहा करवा कर उनकी गुलपोशी की गई। आप हमने देखा लिंचिंग के मामले में, अखलाक के केस में, अखलाक के जो मुजरिमीन हैं उनकी सजा को माफ करने का काम ये उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किया। गुजरात में हमने देखा, अरे हद तो ये है कि आप कौमी परचम से लिपेटी गई उसकी लाश को, जो मुजरिम था, मुजरिम को आपने कौमी परचम से कौमी परचम की तौहीन की है उन्हें। अखलाक के जो मुजरिम है उसको आप कौमी परचम से में उसकी लाश को लिपेट कर ले गए। और कुलदीप सिंह सेंगर का जुर्म तो साबित हो चुका है, अदालत ने उसको सजा दी। जैसा कि आपने कहा, गैरत जागी है सीबीआई की, सीबीआई ने चैलेंज करने की बात कही है, सीबीआई ने उस सजा की माफी को चैलेंज भी किया है। मगर यहां पर अहम बात यह है कि सजा माफ यूपी हुकूमत को करने क्यों दिया गया? क्योंकि मरकज में भी बीजेपी हुकूमत, अदालतें क्या कर रही है, रियासत में भी नहीं। देखिए, अदालतों का काम बात का है रियाज साहब। अगर आपकी गैरत, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गैरत जिंदा होती तो फिर आप ये यूपी हुकूमत को इकदाम उठाने ही नहीं देते। आप वैसे भी गैरत की आप बात करें, मैं समझता हूँ कि गैरत तो मर चुकी है, उस वक्त मर चुकी थी जब गुजरात में 2002 के दौरान मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि मुस्लिम खवातीन को खेतों में लैन से ठहरा कर उनकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की जा रही थी। उस वक्त गैरत मर गई थी, उस वक्त इनकी शर्म मर गई थी, उस वक्त इनका ज़मीर मर गया था। लेकिन ये बेशर्म बड़ी बेशर्मी के साथ उस के खिलाफ बातें करते रहे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक उन्नाव केस का सवाल है, जगदीप सेंगर का सवाल है, आपको बता दूँ कि अब सीबीआई की गैरत जाग उठी है और सीबीआई को थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए इस मामले में कि वो हो सकता है कि वो ये देख करके मुतासिरा लड़की इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। सीबीआई ने भी उसकी सजा मुअत्तल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक बच्ची की अगर इज्जत लूटती है तो समझो कई माएँ मुतासिर होती है, कई खानदान मुतासिर होते हैं। क्या सीबीआई को, क्या अदालतों को, क्या हुकूमतों को यह नजर नहीं आया कि उसके बाप को, जो मुतासिरा लड़की है, जेल ले जाया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है? तो क्या वो कत्ल नहीं है? मावराए अदालत कत्ल है वो? क्या वो कत्ल नहीं है? कितने पुलिस वालों को उसकी सजा मिली है? ये एक सवाल पैदा होता है। अगर आप किसी रियाज साहब, एक कत्ल नहीं, कई वाकयात ऐसे हुए और वो मुतासिरा का ये कहना है कि मैंने शादी नहीं की, मेरे बच्चे नहीं हैं, अब मैं जज के सामने खुदकशी कर लूंगी। इस तरीके का बयान अगर कोई मुतासरा दे रहा है तो यकीनन गैरत अदालतों की जागनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात सुनिए कि आप उसके बाप को गिरफ्तार करते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, वहां उसका कत्ल कर दिया जाता है, वहां उसकी मौत हो जाती है और उसके यानी मौत के सिलसिले में कितने लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये मोदी योगी हुकूमत को बताना होगा और अदालतों को भी ये पूछना होगा, खुद नोटिस लेनी होगी अदालतों को। सो मोटो
एक्शन लेना होगा, तब कहीं जाकर इस तरह की जो नाइंसाफी माशरे में फैलती जा रही है उससे बचा जा सकता है। अरे भाई, आप एक दलित लड़की को नौकरी का बहाना देकर उसी तरह आप बहला फुसलाते हैं जिस तरह एक मासूम लड़की को आप चॉकलेट देकर इसकी इस्मत रेजी कर रहे हो। इस तरह की बात आपने की है, इस तरह का काम आपने किया है। आप तो आपको आप नहीं बल्कि तू कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मुजरिमीन होते हैं, इस तरह के जो काती होते हैं, इस तरह के जो दरिंदे होते हैं, इस तरह के जो मुजरिम होते हैं, उन्हें सियासी पुष्टपनाही हासिल होती है। और इससे ज्यादा ये मुजरिम वो होते हैं जो सियासी उनके जो आगा होते हैं वो उनसे यानी पुष्पनाही करते हैं, उनकी ताईद और हिमायत करते हैं। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं, नारी शक्ति का नारा लगाते हैं, और आप देखेंगे कि उसके दूसरे दिन बिल्कुल बानू के जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें उनकी सजा की मुद्दत खत्म होने से पहले रिहा कर दिया जाता है। बाद में खुलासा होता है कि मोदी हुकूमत और गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने मिलकर यह काम किया है। तो अब अंदाजा कीजिए कि असल खाती कौन है, असल जानी कौन है, असल रेपिस्ट कौन है। और मुल्क में खासतौर पर खवातीन की इज्जतों पर हमला जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। मैंने आपको इशारा दिया है, और ये बारे में जिन तक ये इशारा गया है उन्हें भी सोचना चाहिए कि असल कातिल कौन है, असल यानी हकीकी कातिल कौन है, ये सोचना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, जहां तक उन्नाव केस का सवाल है, अब उसके खिलाफ सीबीआई भी रुजू हो रही है सुप्रीम कोर्ट से, और मुतासिरा लड़की भी रुजू हो रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुतासिरा लड़की को चाहिए कि वो उन ठेकेदारों को, उन सियासतदानों को भी इस मुकदमे घसीटे और ये बताए उनके चेहरे से नकाब उतार फेंके जराइम का, जिन्होंने इस सिंगर की ताईद और हिमायत की बिलवास्ता तौर पर। रियाज साहब, यकीनन आप जो आपने जो कहा है वो ये बात सच है कि वो चाहिए कि वो मुतासिरा को कि वो सड़क पे उतरे और वो लोगों का जो सिंगर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगर को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करे। रियाज साहब, एक अहम बात ये है कि 2012 के निर्भया केस की जो मुतासिरा है, मुतवफ़ी है, उसकी माँ आशा देवी, वो लड़की की माँ आशा देवी भी ये मुतासिरा जो है उन्नाव की मुतासिरा है, उसके साथ खड़े होने की बात की है। और ये एक रुझान बन रहा है, ये कौमी सतह पर जो है एक बेहतरीन रुझान बन रहा है ख़वातीन की इज्जत, इस्मत और इज्जत की हिफाजत को लेकर। उन्होंने, आशा देवी ने कहा है कि अगर सिंगर जैसे मुजरिम जो है अदालतों से, जेलों से रिहा कर दिए जाएंगे तो ये गलत पैगाम जाएगा, लोगों के हौसले बढ़ेंगे, लोग जो है अस्मत रेजी को आसान काम समझेंगे। इस तरीके का पैगाम आशा देवी ने दिया है। जी, और वैसे भी ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जो दरिंदे होते हैं वो इस्मत रेजी को चमत्कार समझते हैं, बलात्कार नहीं समझते। और मैं समझता हूँ कि इनके जो यानी जो जिम्मेदार हैं, इनके जो आगाएं हैं, वो भी इसी तरह जिम्मेदार है जिस तरह ये जिम्मेदार होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, उन्नाव रेप केस में अब देखेंगे कि हाईकोर्ट की रूलिंग पर मुख्तलिफ हलकों से तनकीदें की जा रही है, उसे इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा, कहा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका और मुजरिमीन के दरमियान नेक्सस होता है, गठजोड़ होता है, साजबाज होती है, उसके नतीजे में इस तरह के मुजरिमीन बाआसानी बच जाते हैं। लेकिन याद रखो, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हो या अमित शाह को हो, ये सोच लेना चाहिए, और योगी को ये सोचना चाहिए कि ये जो बेटी की इस्मत रेजी की गई, अगर उनकी बेटी होती, ये जो बेटी की इस्मत रेजी का इसे शिकार बनाया गया, अगर वो उनकी बहू होती या उनके खानदान की कोई लड़की होती तो उनका क्या हाल होता। अगर ये ज़हनियत तमाम सियासतदानों की हो जाएगी तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में रेप का एक केस भी नहीं हो सकता, कोई बिल्किस बानो मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकती, और ना ही आप देखेंगे कि इस तरह की उन्नाव जो केस हुआ है वो हो सकता है। या हाथरस में एक दलित बेटी को जिस तरह आला जात के दरिंदों ने नोच खाया था, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी हमारे ज़बी साहब, उसके तमाम जोड़ टूटे हुए थे और वो चल बसी, लेकिन उसके जो खाती थे, उसके जो जानी थे, उन्हें तो सजा नहीं मिली। और हद तो यह है कि जानियों की ताईद में पंचायत बिठाई गई और आज तक उन जानियों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या योगी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या बीजेपी कायदीन की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जानियों को कैफर किरदार तक पहुंचाए? ये ना देखें कि उनका किस जात से ताल्लुक है। अगर आप दलित लड़की की इस्मत रेजी होती है तो खामोशी अख्तियार करते हैं, मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करते हैं, और अगर आलाजाद की लड़की होती है तो फिर आप चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये दो, मैं समझता हूं कि ये जो यानी डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, हाथरस की बात करता हूं, उस लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की जाती है और उसके तमाम हड्डियां, उसके तमाम जोड़ तोड़ दिए जाते हैं, वो शहीद हो जाती है, वो अमर हो जाती है। हद तो यह है कि दलितों
में रात के औकात में आखिरी रसूमात अंजाम नहीं देती। वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाता है, उस लड़की का खानदान कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाता है, डराता है और रात देर गए उसी के खेत में उसकी चिता को आग लगा दी जाती है। उस वक्त उसकी चिता को आग लगाई नहीं गई बल्कि इंसाफ की चिता को आग लगाई गई और ये जो कानून के रखवाले थे वो तमाशा देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, दूसरी अदालतें क्या कर रही थी? क्या ये खुद नोट नहीं ले सकती थी कि एक दलित लड़की की इज्जत लूटी गई, उसका कत्ल किया गया, उसकी चिता को आग लगाते हुए कानून की चिता को आग लगाई गई? क्या अदालतों का यह फर्ज नहीं बनता था कि वो उठ खड़े हो? यकीनन अदालतें बहुत सारे मामलात में जो है अदालतों की जो खामोशी है वो खामोशी ही की वजह से जो ये मुजरिमीन के जो है ये जो जो गुशरपसंद अनासिर है उनके हौसले बुलंद होते रहे। जैसा कि आपने कहा सियासी कायदीन की बात कही, मेरा मानना ये है कि सियासी कायदीन का अकीदा और कसीदा दोनों अलग होते हैं। क्योंकि हमने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देखा था 2015-16 में, वो जो है अयोध्या में उन्होंने वो जो सफाई करने वाली कर्मचारियां होती है उनके पैर धुलाए थे, आपको याद होगा सब, ये खवातीन की इज्जत और इस्मत की। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में दलित खवातीन के अस्मत रेजी के वाकयात में इजाफा हुआ है। देखिए आए दिन कई खबरें मंजर आम पर आती है और कई खबरें छुप जाती है। दलितों के साथ जो नाजेबा सलूक वहां पर किया जाता है, ठाकुरों के इलाके से कोई दलित नौजवान घोड़ी पर बैठकर अपनी शादी की बारात नहीं ले जा सकता। इनकी बाप की जागीर है। जमहूरियत में है हम, ये देखिए आमीरियत है या जमहूरियत है यहाँ पर। आप इस बात का खुलासा वजीर आजम नरेंद्र मोदी करें, आप अपने अकीदे और खसीदे को एक करें। आप अगर एक तरफ पैर धुलाते हैं तो उसके बाद इस तरीके के वाकयात रोनुमा होते हैं। तेजी के साथ अस्मत रेजी दलित लड़कियों की अस्मत रेजी दलित खवातीन की जिनसी इस्तेसाल के वाकयात में इजाफा होता है तो वजीर आजम खामोश क्यों रहते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है रियाज साहब, और ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल उत्तर प्रदेश के वो दलित पूछ रहे हैं जिनकी माँ और बहनों की आए दिन अस्मत लूटी जाती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये इस्मत रेजी जो होती है, इनके नजरिए की इस्मत रेजी हो रही है, इनके फिक्र और सोच की इस्मत रेजी हो रही है और इनका अंदाजा हो रहा है कि ये किस कदर यानी गंदी जहनियत के हामिल होते हैं। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जो कोई इस्मत रेजी की तायद करेगा या फिर इस्मत रेजी करने वालों की तायद करेगा तो मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा दरिंदा है, चाहे वो किसी आला ओहदे पर फायज क्यों ना हो। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हाथरस में एक दलित बेटी की इस्मत रेजी की जाती है, वो भी इज्तिमाई इस्मत रेजी होती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसके जोड़ तोड़ दिए जाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग के लिए केरला से एक मुस्लिम भाई आता है, यानी एक सहाफी सिद्दीक कपन पहुंचता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और उसके खिलाफ यहां तक कहा जाता है कि उसने मुल्क से बगावत की है, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। एक लड़के सेडिशन का मुकदमा दर्ज किया, बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो एक सहाफी जो अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक दलित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचता है तो उसे बरसों जेल में रखा जाता है। हद तो यह है कि सिद्दीक कपन को जमानत नहीं दी जाती, उसकी मां जो है वो अपने बेटे के गम में यानी फौत हो जाती है, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है और उसके बावजूद भी ये जालिम जो है उस शख्स को जेल में सड़ाए रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये इंसाफ है? क्या अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा था? क्या जजेस नहीं जानते? क्या जजेस में सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है कि यहां पर तासुब किया जा रहा है, इम्तियाजी सुलूक बरता जा रहा है, यहां तक के इम्तियाजी रवैये के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है जो हक की आवाज उठाते हैं, जो दलितों की मदद के लिए आवाज उठाते हैं, जो दलित बहनों की इस्मत रेजी के खिलाफ तहकीकात के लिए पहुंचते हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो बहरहाल अब देखना है कि उन्नाव केस में दलित तंजीमें क्या कर रही है, यह सोचने वाली बात है। दलितों को भी यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि आलाजात के नाम पर जिस तरह इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, देखो आप बीजेपी कायदीन को देख लो, आरएसएस कायदीन को देख लो और संघ परिवार के तमाम कायदीन को देखो कि उनकी औलादों का कभी इन फिरका वाराना फसादात में कोई हिस्सा नहीं होता। वो पत्थर नहीं फेंकते, वो मुसलमानों से लड़ते नहीं, बल्कि वो कारोबार करते हैं, वो बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं और तुम्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। वो उन मुसलमानों के खिलाफ जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, तुम्हारे हक में आवाज उठाते हैं, तुम्हें अपने सीने से लगाते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ तुम आवाज उठा रहे हो। यकीनन रियाज साहब उत्तर प्रदेश में जो है ये दलितों की एक मजबूत आवाज़ के तौर पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी
बड़ी सरगर्म है। और भीम आर्मी ने इस मामले में मुतासरा के घर वालों की बहुत सारी मामले में मदद भी की थी। और उत्तर प्रदेश में इस तरीके के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। आपने अदालतों की खामोशी पर बात कही, मैं यही कहूँगा जिन अदालतों में आस्था की बुनियाद पर फैसले होते हैं, जिन अदालतों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके घर में वज़ीर आज़म गणेश चतुर्थी के मौके पर आते हैं, और इस हिंदुस्तान की उन आला अदालत उज़्मा जो है उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद कहीं पे राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, कहीं पे गवर्नर बन जाते हैं। तो फिर आप आवाम का जो एतमाद अदालतों पर कुछ हद तक बाकी है वो बरकरार नहीं रहने वाला है। और फिर जब अगर आप इस तरीके के संगीन हसास मामलात पर अगर नजरें बंद करके पलके झुकाए आंखें बंद करके डर के माहौल में अगर आप फैसले सुनाने से या सुमोटो जिसको कहते हैं अज खुद कार्रवाई करने से गुरेज अगर अदालतें करेंगी, तो देखिए उन्नाव की जो खातून है वो दलित खातून है, मुतासिरा जो है वो मुसलसिल इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उसके पास कोई माशी ऐसा कोई बड़ा सरमाया नहीं है। अदालती कार्रवाइयों के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अगर मामला हो, एक दिन की सुनवाई के लिए कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ये अज खुद अगर अदालत इस मामले पर नोट ले, अज खुद अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कार्रवाई करे, सुमोटो के हवाले से अगर ये काम करे, तो वो उसको मुतासिरा को इंसाफ मिलने का खबीम इम्कान है। अरे आस्था की बुनियाद पर फैसला दे रहे हो तो क्या ये फैसला नहीं दे सकते? दलाइल की बुनियाद पर फैसला नहीं दे सकते? उसके बाप को जेल में कत्ल किया गया, पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हुई, तो क्या वो कत्ल नहीं है? अदालतें समझ नहीं सकती? एक आम हिंदुस्तानी समझ सकता है, तो क्या जजेस नहीं समझ सकते? उन्नाव के मामले में सुनवाई के लिए जो फैमिली जा रही उसको भी टक्कर दे दी गई, टक्कर हो गई, लॉरी से टक्कर मारी और गई। उसकी इत्तेफाकी हादसा उसको हम नहीं कहेंगे। क्या अदालत को नहीं मालूम ये इत्तेफाकी हादसा हो सकता है? क्या जजेस ने फिल्में नहीं देखी हैं? जी, ये सोचने वाली बात है। अरे इंसाफ कीजिए, इंसाफ। अगर हिंदुस्तान में इंसाफ मर गया तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी? जजेस से उम्मीद की जाती है कि वो इंसाफ करेंगे, वो तासुब नहीं बरतेंगे, इम्तियाजी सुलूक रवा नहीं रखेंगे और जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे। लेकिन आस्था की बुनियाद पर अगर मुकदमों का फैसला दिया जाए तो फिर क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं है? कानून से खिलवाड़ नहीं है? ये यकीनन कानून से इसको खिलवाड़ कहेंगे। उन्नाव के मामले में देखिए उत्तर प्रदेश में इंतखाबात है, इंतखाबात में जहाँ जहाँ पर भी इंतखाबात होते हैं वहाँ पर हरियाणा के इंतखाबात से कबल हमने वो ढोंगी बाबा जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था उसको पेरोल पर बाहर लाने के हमने मामला देखे। और बहुत सारे बाबा अदालत ही कैसा देती है, मैं समझ नहीं बहुत सारे देखिए एक तरफ बाबाएं जहाँ पर इंतखाबात है, जिन इलाकों में उनका असर है उन्हें पेरोल मिल रही है, उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है, अदालतें ये काम कर रही हैं यहाँ पर। और फिर दूसरी चीज़ उन्नाव का जब मामला है, उन्नाव के मामले में भी जो है अब सिंगर जो कुलदीप सिंह सिंगर है उसका बताया जाता है कि उसका कुछ इलाकों में उसका दबदबा अच्छा है, तो लिहाजा इंतखाबात से कबल उसको बाहर निकालना और फिर जो है उसके सियासी उसका फ़ायदा उठाने की हिकमत अमली के तौर पर उसके ऊपर लगाए गए सज़ा को जो है वो ख़त्म करने की एक सिफारिश यूपी हुकूमत ने पेश की है। मगर यहाँ पर अहम बात फिर यही है रियाज साहब, यूपी हुकूमत के अंडर यूपी हुकूमत जो है मरकज़ के मातहत है, क्योंकि मरकज़ में भी बीजेपी है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है। क्या योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी के खिलाफ में जाकर इस तरीके के फैसले करेंगे और असमत रिजवी के मुजरिम को छुड़ाएंगे, या फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रजामंदी से ही ये काम अंजाम दिया गया है? ये दो अहम पहलू हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आपको बता दूं कि गैर यकीनी की कैफियत पाई जाती है, सूरत हाल पाई जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालिया अरसे के दौरान कशीदगी अपने इंतहा पर पहुँच गई है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेहमान नवाजी जो की है शेख हसीना वाजिद की, उसको लेकर भी दोनों मुल्कों के दरमियान ज़बरदस्त तनाव पाया जाता है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह 2 स्टूडेंट लीडर्स का कत्ल किया गया और फिर उसकी जो साजिशों की जो धागे थे वो हिंदुस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि इन कत्लों में
में हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों का हाथ है। लेकिन आपने देखा कि एक गैर मुस्लिम नौजवान को जिस तरह हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान सिर्फ इंसानियत की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, मुरब्बत की बात करता है, हमदर्दी की बात करता है, और इंसानियत यानी ज़ख्मी जो इंसानियत है उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम मुसलमान करता है। लेकिन इस तरह की हरकत मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान नहीं कर सकता, ये दरिंदे कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर फ़िरक़ा परस्त दरिंदे करते हैं जो मजहबी खुतूब पर हिंदुस्तान में लोगों को भी तकसीम कर रहे हैं। और ये बीमारी जो हुजूमी तशद्दुद की है, आपने देखा कि अखलाक से के कत्ल से शुरू होती है और आज वो बीमारी सरहदें अबूर करके बांग्लादेश भी पहुँच गई है। तो बहरहाल इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों की वजह से आपने देखा कि क्रिसमस भी मुतासिर करने की कोशिश की गई, किस तरह ईसाइयों को सताया गया एन क्रिसमस से कबल। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है कि आज क्रिसमस प्रेयर में शरीक हुए हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए क्या हिम्मत है, हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वज़ीर आज़म को पहले अपना मुंह खोलना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था। अब हो सकता है कि कुछ बोलेंगे कि हम ईसाइयों के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, उनके साथ उन पर तशद्दुद होने नहीं देंगे, जबकि वज़ीर आज़म अच्छी तरह जानते हैं कि राहिबाओं के साथ बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों में किस तरह का मानदाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। अगर किसी गाँव से राहिबाएँ लड़कियों को तालीम के लिए शहर लाती हैं तो उन्हें उनके साथ नाज़ेबा सलूक किया जाता है और कहा जाता है कि आप मजहब तब्दील कर रहे हो। अरे बेशर्मी की हद ये है कि अगर कोई दलित घोड़ी पे बैठता है तो उस पर संगबारी की जाती है और कहा जाता है कि तू घोड़ी पर नहीं बैठ सकता क्योंकि तू निचली जात का है। अरे बेशर्मो, निचली जात के वो होते हैं जो दूसरों को जुल्म का निशाना बनाते हैं, दूसरों का हक मार खाते हैं, यहाँ तक कि दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो निचली जात के होते हैं। और अपने आप को आला जात का कहने वालों को मैं ये कहता हूं कि अगर तुम दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने के लिए संगबारी करते हैं, बेचारे को आज देखेंगे कई ऐसी बारातें निकलती हैं दलितों की जो घोड़े पे बैठते हैं और हेलमेट पहन कर बैठते हैं, जबकि उसके सर पर मैं समझता हूं कि पगड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वो हेलमेट पहनता है ताकि उसका सर जख्मी ना हो। तो दलितों की यह हालत कर दी गई है। हद तो यह है कि अगर किसी मेडिकल हॉल पे कोई दलित जाकर आला जात वाले के साथ नजरों से नजरें मिलाकर बात करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। हद तो यह है कि कोई अगर दलित किसी दावत में जाकर आला जात वालों के साथ बैठकर खाने की जुर्रत करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। अगर कोई दलित खाना बनाती है तो यकीन मानिए कि उसके हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाया जाता। अगर कोई दलित तालिब इल्म किसी आला जात के टीचर का पानी पी लेता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। यह नहीं देखा जा सकता कि वो बच्चा प्यासा था, वो मासूम है और प्यास में कोई भी पानी पी सकता है। अगर एक कुत्ता भी प्यासा होता है तो इंसान उसके लिए पानी का इंतजाम करता है, और ये कुत्ते उन जली यानी जात पात के नाम पर बच्चों का कत्ल कर देते हैं। और हद तो यह है कि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसमें आला जात के कुत्तों को छूने पर एक दलित के हाथ काट दिए गए थे। तो इससे बढ़कर बेशर्मी क्या होती है? पहले यह कीजिए, उसके बाद दलितों से इंसाफ कीजिए, तब कहीं जाकर आप ये कह सकते हैं कि हम मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि ईसाइयों को निशाना बनाया गया है, अभी ताज़ा खबर ये है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है एक मॉल है, वहाँ पर क्रिसमस के पेश नज़र जो है वो डेकोरेशन अक्सर करते हैं, वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं वगैरह करते हैं। उसको हिंदुत्व क्रिसमस छत्तीसगढ़ बंद के दौरान हिंदुत्व का एक ग्रुप वहाँ पर दाखिल होता है, वहाँ पर पूरा तोड़फोड़ कर देता है, वहाँ पर मारपीट करके वो पूरा तहस नहस कर देता है। ये एक ताज़ा मिसाल है इसकी के ईसाई जो है अब निशाने पर है ये हिंदुत्व ग्रुप के। ये रायपुर का वाकया है छत्तीसगढ़ के। ये अब आप देखिए रियाज साहब, मैग्नीटो मॉल का ये वाकया है। ये मैग्नीटो मॉल पे ये वाकया पेश आया है। वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया ये गया है कि वहाँ पर गैर कानूनी तब्दीली मजहब का काम किया जा रहा था। अब आप देखिए, आप हर जगह या तो ये जो हिंदुत्व मॉब ग्रुप, ये ग्रुप जो हुजूम है उसको या तो किसी मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आती है, या तो फिर किसी गिरजाघर में या किसी मॉल पे अगर क्रिश्चियन तकारीब के मुताल्लिक कुछ काम किया गया है, कुछ डेकोरेशन किया गया है, तो वहाँ पे तब्दीली मजहब नजर आता है। तो इतने तो कमजोर है ये लोग। और आपने हुजूमी तशद्दुद की बात कही, हुजूमी तशद्दुद का जो जहर है वो हमारे पड़ोसी मुल्क से हिंदुस्तान में आया है, ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान से बांग्लादेश गया है ये।
और आपने वाकया इजहार किया उसका, चंद्रदास गुप्ता का। मुसलसिल 3-4 दिन से इस मौजू पर अहम मौजू है, क्योंकि ये दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का मामला है। तो उस्मान हादी की मौत के बाद जो एहतजाज वहाँ पर हो रहा था, वो एहतजाज के दौरान जो है चंद्रदास गुप्ता को ये वहाँ पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस हुजूमी तशद्दुद को लेकर बीजेपी दिल्ली में एक सियासत करने की मुसलसिल कोशिश कर रही है, वीएचपी बजरंग दल के जरिए से। हम ये कह सकते हैं ये, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल उसी वक्त सरगर्म होते हैं जब हुकूमत की तरफ से उन्हें इशारा मिलता है, और वो जाकर वहाँ पर जो सिफारत खाना है, बांग्लादेश का सिफारत खाना है, वहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, वहाँ पर लाठीचार्ज वगैरह की नौबत भी पैदा हुई। तो यहाँ पर ये अहम बात ये है कि आपको ज़रूरत इस वक्त जो है, आपको तमाम पड़ोसी ममालिक से जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, उन तमाम से आपको दोस्ताना ताल्लुकात बनाए रखने चाहिए। सबसे बड़ी आपकी खारिजी पॉलिसी का गलत फैसला जो है, शेख हसीना को हिंदुस्तान में पनाह देना है, क्योंकि आपके पड़ोसी मुल्क से जहाँ पर उसको सज़ा सुना दी गई है, या तो आप उसके कुछ एग्रीमेंट के साथ, कुछ मुआहदात के साथ आप शेख हसीना को उनके हवाले कर दें, या फिर आप शेख हसीना को किसी दूसरे मुल्क जिला वतन कर दें फौरी का फौरी, क्योंकि आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मुस्तकबिल के भी मामलात आपको देखना है। आप तो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, फ़कीर आदमी है। आने वाली जो हुक्मरान रहेंगे, आने वाले जो वज़ीर आज़म रहेंगे इस मुल्क के, उनके लिए परेशानियों का सबब बनेगा आपका ये फैसला। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को बचाना बहुत ज़रूरी है फ़िरका परस्त दरिंदों से। मैं तो कहता हूँ ये कम्युनल डॉग्स है जो हिंदुस्तान को बहुत परेशान कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, मैं कम्युनल डॉग्स इसलिए कह रहा हूँ कि खबर आ रही है कि सिरसिल्ला, जो राजन्ना सिरसिल्ला ज़िला है जहाँ के KTR नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पर मंदिर के करीब एक कुत्ते ने कम से कम 20 अक़ीदतमंदों को काट लिया है। तो ये जो है आवारा कुत्ता होता है, ये पागल कुत्ता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन कम्युनल डॉग्स भी ईसाइयों को काट रहे हैं, मुसलमानों का काट रहे हैं। इनका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी आला ओहदे पर फायज क्यों ना हो। और सबसे बड़ा मुजरिम वो होता है जो ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज रहने के बावजूद भी इस तरह की हरकतों पर खामोशी अख्तियार करता है, और निफाज कानून की एजेंसियाँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार होती है। अगर वो तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि इस मुल्क में किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई इश्तियाल अंगेज़ी करे। समझे आप, ये हालत है। यकीनन इश्तियाल अंगेज़ी आप लॉ एंड ऑर्डर जो है, अगर हुकूमत संभालना चाह रही है, हुकूमत नहीं चाह रही है कि नज़्म व नस्क़ में किसी भी किस्म का खलल पड़े और नुकसान हो, तो हुकूमत आप काम कर सकती है, बराबर हुकूमत बराबर काम कर सकती है। आप लॉ एंड ऑर्डर में कहीं पर कुछ मसला पैदा हो रहा है तो आप, हुकूमत ही जिम्मेदार होती है उसकी। आप अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है, या फिर जैसा कि आपने कहा कि जो फ़िरका परस्त कुत्ते हैं, मैं तो इनको कुत्तेों के काटने का इंजेक्शन है पेट में, आप ले सकते हैं। अब और भी सहूलतें आ गई, कमीने हैं ये, और ये फ़िरका परस्त कमीने को काटने का कोई इलाज अब तक नहीं बना है। उसका एक इंजेक्शन, उसका एक एंटीवायरस बनाना निहायत ज़रूरी है, वरना ये जो फ़िरका परस्त कमीने हैं, ये जो है मुल्क के अंदर जो वो खुरेद रहे हैं फोड़े को, वो नासूर में तब्दील कर देंगे उसको। बहरहाल नाज़रीन, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो फिर बांग्लादेश आपको लिए चलते हैं। आपको बताते हैं कि वहाँ की जो उबूरी हुकूमत है, यानी इंटरिम गवर्नमेंट है, उबूरी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि शेख हसीना वाजिद जो फिलवक्त हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, उनकी पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि उससे कुछ घंटे कबल ही कुछ अमरीकी सेनेट के अरकान, सेनेटर्स का बयान मंजर आम पर आया था, अमरीकी कांग्रेस के अरकान का बयान मंजर आम पर आया था, जिसमें कहा गया था कि इंक्लूसिव इलेक्शंस होने चाहिए बांग्लादेश में, यानी मशमूलियाती इंतखाबात होने चाहिए। तमाम जो पार्टीज़ हैं, फ़रीक़ैन हैं, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। और एक खबर ये भी आई है कि अब वहाँ पर जो शेख खालिदा ज़िया है, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो तो फ़िलवक्त अलील हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। तो उनके जो फ़र्जंद है तारिक रहमान तकरीबन 17 साल बाद बांग्लादेश वापस में हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कामयाबी के इम्कान वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखना यह है कि बांग्लादेश बैरूनी दबाव का किस तरह मुकाबला करता है। एक तो हिंदुस्तान की तरफ से भी उससे दबाव का सामना है। अब हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देखेंगे कि अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मामूल पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान का मानदाना किरदार है, और
पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जिस तरह हिंदुस्तान किरदार अदा कर रहा है, बलूचिस्तान में जिस तरह किरदार अदा कर रहा है, तो फिर बांग्लादेश के हालात भी उसी की तरफ इशारा करते हैं। पाकिस्तान का ये दावा है, लेकिन पाकिस्तान खुद एक नाकाम मुमलिकत साबित हो रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अमेरिका से क़ुर्बत इख्तियार कर रहा है। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह आसिम मुनीर जो वहाँ के फील्ड मार्शल हैं उनकी तायद व हिमायत की थी, उनकी तारीफ व सताइश की थी। हद तो यह है कि हालिया अरसे के दौरान सऊदी हुकूमत ने आसिम मुनीर को सऊदी अरब का बावक़ार सिविलियन सबसे बावक़ार एजाज़ अता किया है। तो अभी इस सिलसिले में हुकूमत हिंद को भी, मोदी हुकूमत की भी ज़रा सोचना चाहिए कि उसकी पॉलिसी जो रही है फ़लस्तीनियों के ताल्लुक से और इसराइल के ताल्लुक से, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी हुकूमत से इस बारे में कोई तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि जो उसकी पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी मरबी तंजीम है, यानी सरपरस्त तंजीम है RSS, वो उसे ऐसा करने नहीं देगी। क्योंकि RSS और इसराइल के या मोसाद के जो नज़रियात हैं, यहूदियों के जो नज़रियात हैं, पूरी तरह मेल खाते हैं। और आपने देखा कि कश्मीर हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो भी मोसाद की ट्रेनिंग का नतीजा मुझे दिखाई देता है। और इस सिलसिले में हुकूमत को ख़ास तौर पर यह सोचना चाहिए कि मज़हब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियत की बुनियाद पर, इंडियननेस की बुनियाद पर उसे इक़दामात करने चाहिए, हिंदुस्तान के मफादात में इक़दामात करने चाहिए। आप अरब मुल्कों से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इसराइल के गोद में भी बैठे हुए हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ देर आप उससे मज़ा भी लेंगे कि भाई हम इसराइल से बहुत करीब है, और याद रखिए इसराइल किसी का हो नहीं सकता। इसराइल अपने मफादात का होता है, इसराइल अपनी बका के लिए काम करता है और किसी को नहीं बख्शता। अमेरिका को नहीं बख्शा तो हमें क्या बख्शेगा वो। यकीनन रियाज साहब, ये सोचने की फ़िक्र है, लम्हे फ़िक्र है। हम बारहा कह रहे हैं ख़ारिजी पॉलिसी में, ख़ारिजी पॉलिसी किसी भी मुल्क की लचकदार होती है। जी जी, लचकदार होती है, और लचकदार पॉलिसी के साथ जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में जो है जो ख़तरात जो है वो ख़तरात को टाल सकते हैं। देखिए, आप लचकदार आपकी पॉलिसी नहीं है, आप टिट फॉर टैट के तो एक रवैया इख्तियार करते हुए आप अमेरिका से आपके ताल्लुकात ख़राब होने के बाद, हालांकि आपके अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं होना चाहिए, जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि बाराक ओबामा मेरा दोस्त है, तू तड़ाक करके बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मेरा दोस्त है, हम मतलब गपशप मारते हैं, इस तरीके की बातें जो है माजी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की हैं। तो फिर ऐसे हालात में आपके ताल्लुकात जो है वो ख़राब क्यों हुए? ख़राब होने की एक अहम वजह ये है कि जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके के वाक़यात, जिस तरीके के इंफॉर्मेशंस जो है वो मंजर आम पर आए, उसके बाद से जो है मुसलसिल आपके ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हुए, डोनाल्ड ट्रंप से ख़राब हुए। राहुल गांधी ने बारहा अब लोकसभा में खड़े होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रास्त ये सवाल किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बोलने पे ऑपरेशन सिंदूर से दस्तबरदारी इख्तियार की गई, क्या रोका गया? उस पर कोई जवाब नहीं आया, ना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से आया, ना किसी बीजेपी लीडर की तरफ से उस मामले पर यह बयान आया। फिर उसके बाद आपकी खारिजा पॉलिसी, रियाज साहब ने एक अहम मौजू पर हिस्सा दिया है। हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में हुई। हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के बाद से फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर जो है फ़लस्तीन को ही एक आज़ाद ममलिकत तस्लीम करता हुआ आया है, और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक एक ही मौक़िफ़ रहा, वो फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में वो फ़लस्तीन की हिमायत में फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा। यासर अरफ़ात जो फ़लस्तीन के सरबराह हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी वक्त की वज़ीर आज़म को अपनी बहन करार दिया था, मेरी बहन जैसी है इंदिरा गांधी, उन्होंने ये बात कही थी। तो ये ताल्लुकात फ़लस्तीन के साथ हिंदुस्तान के रहे हैं माजी में, और लेकिन जो है अचानक से तब्दीली आ गई। शायद हो सकता है कि खून, रिश्ता, आबा व अजदाद की मोहब्बत ठांटे मारना शुरू कर दी और इसराइल की तरफ रग़बत मौजूदा हुक्मरानों की हो गई। तो ठीक है, ये आपका फितरी मामला है, लेकिन मुल्क आपके फितरी मामलात से चलने वाला नहीं है, मुल्क की खारिजा पॉलिसी है। देखिए, आपकी गलत खारिजा पॉलिसियों की वजह से वेस्टर्न कॉरिडोर, मैंने इससे पहले भी कहा था, बंद हो गया है। आप उसके लिए आप जब आपके जो पानी के जहाज़ गुजरते हैं वो ज़ायद टैक्स देकर जा रहे हैं। अब तो यह है कि फ़ज़ाई जो तैयारे हैं पाकिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान और ईरान की वजह से अब तो ये कि ये है कि चीन की मदद हासिल करेंगे, वही चीन जिसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है।
तो अब आप ये आपके खारिजा पर उसका खामियाजा मुल्क के अवाम भुगत रही है। प्याज, टमाटर, चावल जो है ठीक है, यहाँ तक तो ये महंगाई को हम कुछ हद तक है बर्दाश्त कर लेंगे, मगर पेट्रोल, डीजल और फिर सोना चांदी, इसकी कीमतों में बेतहाशा जब इजाफा हो रहा है तो मुल्क की मईशत को यकीनन नुकसान पहुँचेगा, और वो नुकसान पहुँचने की सारी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की ख़राब खारिजी पॉलिसियों का नतीजा। अरे अब अंदाज़ा कीजिए जीएसटी लगाकर तो यानी जो छोटे कारोबारी है, दरमियानी औसत दर्जे के जो कारोबारी हजरात हैं, सनतकार हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यानी बस लूटने का काम कर रही है, ये अल्फाज हैं राहुल गांधी के और ताजरीन के। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब आपको लिए चलते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई मजहबी कायद है तो उसका काम बनता है, या मजहबी रहनुमा है तो उसका काम बनता है कि लोगों के दरमियान मोहब्बत का मैसेज पहुँचाए, मोहब्बत की बात करे, अमन की बात करे। लेकिन हमारे अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो कायदीन हैं जिनका ताल्लुक़ आरएसएस से है, जिनका ताल्लुक़ जो कहते हैं हम सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ बातें करते हैं कि उससे माहौल ख़राब हो जाता है। मिसाल के तौर पर जगत गुरु कहते हैं अपने आप को, जगत गुरु राम भद्राचार्य, वो कहते हैं कि हिंदुओं को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका इंतकाम लेना चाहिए। अरे मेरे भाई, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है अगर उसके इंतकाम की बात करते हैं तो आरएसएस आपके पास है। आरएसएस के जो कारकुनों को लाठी चलाने की तरबियत दी जाती है, पिस्तौल या फिर राइफल से चलाने की तरबियत दी जाती है, उन्हें भेजिए और कब्जा कर लीजिए बांग्लादेश पे। मैं समझता हूँ कि जी एक बहुत अच्छा है, यूनाइटेड इंडिया का एक बहुत बड़ा ख्वाब हमारा पूरा होगा, और सबसे ज्यादा हमें खुशी होगी बांग्लादेश अगर हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाए तो फिर यूनाइटेड इंडिया का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। जी देखिए, अखंड भारत की बात तो की जाती है, आपने इससे पहले भी वजाहत की थी। औरंगजेब आलमगीर, अरे ये अखंड नहीं है, औरंगजेब आलमगीर ही का कारनामा था अखंड भारत का, उसके बाद किसी में दोबारा वो हिम्मत नहीं हुई। तो ठीक है वहाँ तक, लेकिन ये जो है इस तरीके के बयानात देते हैं आरएसएस के और हिंदुत्व जहनीत के हामिल लोग, मगर अमली मैदान में जहाँ पर ज़रूरत होती है वो कहीं पर दिखाई नहीं देते। सरहद पर जंग चल रही थी, गोलीबारी हो रही थी, आप में इतनी हिम्मत की सड़क पर जाकर बंदूकें लेकर खड़े हो जाते, आसानी से पूरा ख़त्म कर दिया जा सकता। अरे कब्जा कर ले सकते थे, अखंड भारत के नजरिए को, हकीक तस्वुर को हकीकी शक्ल दे सकते थे। अब अंदाज़ा कीजिए कि राम भद्राचार्य ये बात कर रहा है, जगत गुरु है, और ये बात कर रहे हैं कि भाई हमको इंतकाम लेना चाहिए। तो उनसे ये सवाल किया जा सकता है, कभी उन्होंने किसी दलित को अपने सीने से लगाया? ये एक अहम सवाल है। यकीनन देखिए, अपने हाथों से उसके मुंह में निवाले डाले, ये एक अहम सवाल है। अगर नहीं डाले तो फिर आपको बता दूं कि जाओ कर्नाटक में, वहां देखो मिसाल किस तरह वहां के एक वजीर ने जिस अंदाज में कार्रवाई की थी कि एक चमार पंडित को अपने हाथों से निवाला खिलाया, और निवाला खिलाने के बाद फिर वो निवाला उसने मांगा और अपने मुंह में डाल लिया। क्या इस तरह की तारीखी मिसाल ये जो जगत आचार्य फला जगत गुरु ये मिसाल कायम कर सकते हैं? किसी चमार का निवाला वो खा सकते हैं? ये चैलेंज है मेरा। देखिए इस्लाम में जमीर अहमद की बात आप कर रहे हैं, जमीर अहमद का आप हवाला दे रहे हैं, तो जो रियासती वजीर है कर्नाटक, अरे भाई सारे हिंदुस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि मुसलमान कैसा होता है। रियाज साहब, आपको मालूम होना चाहिए जमीर अहमद जो है वो कर्नाटका में हर साल ये दलित मुस्लिम इतिहाद पर एक प्रोग्राम भी करते हैं वो, और उनका जो नाम है जमीर अहमद, उनका जमीर जागा हुआ है, उनके जमीर में इंसानियत है, जमीर जागा हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये हरकत की है। और फिर देखिए ये मोहब्बत, देखिए हम अमन, हिंदुस्तान का पैगाम ही जो है, हिंदुस्तानियों का पैगाम जो है, हिंदुस्तानियत का जो पैगाम है वो अमन, मोहब्बत, भाईचारा है, मगर वो हिंदुस्तानियत के पैगाम पर कारे ज़र्ब मारने की मुसलसल कोशिश आज़ादी से पहले से आरएसएस कर रही है, जब वो हिंदू महासभा थी और आप जनसंघ थी। अब जब आरएसएस बनकर वो क्या है, उस मुल्क के जो हिंदुस्तानियत का जो असल पैगाम, पैगाम में हिंदुस्तानियत है, वो जो है मोहब्बत, अमन, भाईचारा है, उसको तबाह करने की कोशिश। अरे जाके जरा दौरे करो, दौरे से नफरत फैलाने के लिए मत करो, हिंदुस्तान की खूबसूरती देखने के लिए, कुदरती हुस्न, यानी अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान को किस तरह कुदरती हुस्न से मालामाल किया है, वो देखने के लिए करो। बात कर रहे थे, कुदरती हुस्न को तबाह कर रहे हैं। आपने अरावली का कहा था, अरावली का जिक्र कहा था। अदालत फैसला दे रही है कि 100 मीटर से जायद जो है, 100 मीटर से जो कम रहेगा उसे काट दो, जो 100 मीटर से जो कम रहेगा उसे काट दो। इस तरीके की बात अदालतें कर रही है। आप यकीन मानिए, अरावली अगर कटेगा, अरावली के अगर पहाड़ कटेंगे, दिल्ली में जो आलूदगी है वो आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। राजस्थान की पूरी रेत
उड़कर जो है वो दिल्ली पहुंचे। अरे आप अंदाजा कीजिए कि गुजरात तक जाता है भाई ये अरावली, 900 किलोमीटर तवील ये जंगलाती इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ जो होते हैं ये उनकी मौजूदगी की वजह से जलजले नहीं आते। ये जमीन पर कुदरत के किले होते हैं। किले मीन्स नेल्स होते हैं, अरबी में उसे मिस्मार कहा जाता है। वो होते हैं जो जमीन को हिलने नहीं देते। ये सोचने वाली बात है। आप सिर्फ अपने दोस्तों के लिए वहां पर कानकनी करवाना चाहते हैं, वहां माइनिंग करवाना चाहते हैं। वहां बेशक आपको बता दूं कि कॉपर वहां पर है, जिंक वहां पर है, मार्बल वहां पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुदरत से छेड़छाड़ करें। अगर कुदरत बरहम हो जाए तो समझिए कि तहस नहस हो जाएंगे। यकीनन देखिए तबाहियां तो आ रही है। आप खामोशी से वो हिंदुस्तान के वो माशरा जो समाज है वो आफात समावी की तरफ बढ़ रहा है। आप देखें गर्मी जब होती है तो गर्मी की शिद्दत किस कदर हो रही है, सर्दी हो रही है तो सर्दी की शिद्दत क्या है, बारिश का मामला आया तो बारिश जो बेतहाशा बारिश, ये जुल्म की वजह से होता है, बेकाबू बारिश जो है वो उसका सामना आप कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता वो तबाहियों की तरफ आप बढ़ रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये अरावली के जिस तरीके के फैसले हैं, अगर वो फैसले आप लेते रहेंगे तो ये जो छोटी छोटी उसमें नज़र आ रही है आपको, या फिर एक सीज़न के, एक मौसमी सीजन के हद तक वो नजर आ रहा है आपको, वो बढ़ जाएगा। ये देखिए गर्मी जो है याद हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर एक ही मौसम हो जाए गर्मा का, ये आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ के लिए, या फिर एक ही मौसम हो जाए बरसात का, ये कुदरत के जो कुदरती वसाइल है उनके साथ छेड़छाड़ की वजह से। तो ये चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और अदालतों को इस मामले में बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। अदालतें ऐसे कई फैसले अदालतों के हैं माजी में जो कुदरती वसाइल को बचाने के फैसले किए, लेकिन अब अचानक जो है अदालतों के फैसलों में तब्दीली आ रही है, सोच में तब्दीली आ रही है। आप देखिए 100 मीटर से अगर कम पहाड़ है तो उन्हें आप काट सकते हैं। 98% 100 मीटर से कम है तो काट देंगे आप। 92% पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर अब अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आराम, मैंने कल भी कहा था ये बात, इतना प्यारा खूबसूरत मंजर होता है रियाज साहब, खास तौर पर दिसंबर और जनवरी के दरमियान में। अगर आप दिल्ली से जयपुर की तरफ का सफर करते हैं सड़क से, आप देखें आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। अरे हिंदुस्तान की खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की खूबसूरती में इजाफा करने वाले मुगल बादशाह हैं, उनके जिक्र को भी, उनके हवालों को भी सिलेबस से खारिज किया जा रहा है, सिलेबस से हज़फ किया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुगल बादशाहों ने खूबसूरती को तबाह किया मगर खूबसूरत बनाया। आज भी उसका उनका जो असास सरमाया, उनके असासों से जो है सरमाया हुकूमत को आ रहा है। अरे ताजमहल की आप देखिए क्या आमदनी है, लाल किले की आमदनी देखिए, हुमायूं मकबरे की आमदनी देखिए, आप कुतुब मीनार की आमदनी देखिए, चार मीनार की आमदनी देखिए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कम अज कम हिंदुस्तान में 80 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे तारीखी इमारतें हैं जिन्हें फन तामीर का शाहकार कहा जाता है, जिन्हें देखकर अक्लें हैरान रह जाती हैं। और वो तोहफा हिंदुस्तान को दिया है मुगल बादशाहों ने। लेकिन आप मुगल बादशाहों को हमलावर कहते हैं। अगर हमलावर होते तो 10 जो मुगल बादशाह हैं बाय बर्थ दे वर इंडियंस यकीनन। और फिर वो मरकर देखिए आप वो बहादुर शाह जफर का जेल का वो शेर आप किस तरीके से भूलेंगे। अरे भाई दीवार पे तहरीर किया, वो भी कोयले से 2 गज जमीन भी ना मिली कोहे यार में। कितना है बदनसीब जफर। आप देखिए ये मोहब्बत है वतन से, वतन की मिट्टी से मोहब्बत है, और आप कह रहे हैं कि वो बागी थे। अगर लूटकर ले जाना रहा तो अफगानिस्तान को खूबसूरत बना देते, यहाँ से लूटकर। अरे मेरे भाई अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं मिलता कि किसी बादशाह के 2 शहजादों का सर अंग्रेजों ने काटा, उसे एक मुश्काब में रखा, उस पर यानी एक लाल कपड़ा उड़ाया और उसके बाप के सामने पेश कर दिया। कितनी शर्म की बात है। आप अंदाजा कीजिए किस कदर ये जुल्म है, जबर है। क्या ये तारीख तुमने पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए कि किसी बाप को अगर उसके बेटे के सर पेश कर दिए जाएं कटे हुए, तो आप अंदाजा कर सकते हैं उस बाप का गम का क्या हाल होगा। लेकिन हम सलाम करते हैं बहादुर शाह जफर को। यकीन मानिए अगर भारत रत्न अगर किसी को अवार्ड दिया जाना चाहिए तो वो बहादुर जफर है, उन्हें दे जाना चाहिए। बादस मर्ग दे सकते हैं आप, क्योंकि पहली जंग आजादी का जो कायद था, जिसने लीड किया था इस जंग आजादी को, वो बहादुर शाह जफर थे। और उनके शहजादों के कटे हुए सर उनके सामने पेश किए गए।
कभी किसी हिंदुस्तानी के सामने इस तरह का मंजर पेश नहीं आया। अरे भाई, आप कर्नाटक की बात हम जो कर रहे हैं, जमीर अहमद की बात की है, तो बताता हूं कि वहां पर कर्नाटक में एक सेठ उस्मान रहा करते थे, जो आज शॉपिंग मॉल्स का आप जाल देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, लुलु हो या दूसरे और हो शॉपिंग मॉल्स, वो बेंगलुरु में, कर्नाटक में इस तरह के शॉपिंग मॉल्स सेठ उस्मान चलाया करते थे। उनका हाल यह था कि कैश बैक ऑफ कांग्रेस कहा जाता था। गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, आप देखिए वहां पर आते थे, जब भी जरूरत होती कांग्रेस को पैसों की तो सेठ मोहम्मद उस्मान पैसों का इंतजाम करते, चाहे एहतियात का इंतजाम करते, डोनेट करते। और हाल ये हो गया है कि अंग्रेजों से इस कदर उन्हें दुश्मनी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम भी नहीं दिलाई, और मैं समझता हूं कि इस मामले में उन्होंने बेवकूफ़ी की। जबकि गांधी जी तो थे, उन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल करके बैरिस्टर बने थे। आप अंदाजा कीजिए, वही गांधी को पैसे देते थे, और एक मरहला यह आया कि अंग्रेजों ने इंतकाम लेते हुए उन्हें तमाम कारोबार को बंद कर दिया, जिसके नतीजे में वो यानी फाखों का शिकार हो गए। और एक मरहला ऐसा भी आया कि कांग्रेस के लिए चंदा देने की बात हुई तो उन्होंने सेठ मोहम्मद उस्मान ने अपने बेटे की बोली लगा दी। नहीं, यकीनन ये मोहब्बत है, कांग्रेस से मोहब्बत नहीं थी, मुल्क से मोहब्बत थी वो शेख मोहम्मद उस्मान की, सेठ मोहम्मद उस्मान की। एक बड़ा तारीख साज वाक़या है, यकीनन इससे इस वाक़े पर रियाज साहब बड़े पैमाने पे कोई दूसरे प्रोग्राम के जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर कितना है बदनसीब जफ़र को है यार में, 2 गज ज़मीन भी ना मिली दफन के लिए। तो बहादुर शाह जफ़र और 2 शहजादों का उनके सामने सर कटे हुए सर पेश करना, आरएसएस के किसी भी एक लीडर का इस तरीके का वाकया एक नाखून नहीं कटा उनका, जेल में रहने का, बिना माफी के जेल काटने का, जेल की सजा काटने का एक वाकया बता दीजिए, फिर उसके बाद मुसलमानों को गद्दार कहिए। चलिए ठीक है, आपके अजदाद के हवाले से उन्होंने इतना कुर्बानी दी है तो चलो आपको इख्तियार है, बोल सकते हैं आप, बोल के हम सुन लेंगे। अरे एक शख्स जो बार बार अंग्रेजों से माजिरत खाही कर रहा है, लेटर्स लिख रहा है, तनख्वाह उठा रहा है, तनख्वाह याब है, उस शख्स के नाम से सिर्फ वो अंडमान निकोबार में रहा है कुछ दिन, उसके लिए कमरा मुख्तस कर दिया गया, उसका मुजस्सिमा नस्ब कर दिया गया 60 रुपए और ये किया गया। जबकि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम, जिन्होंने ये पहली जंगी आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन्हें काला पानी की सज़ा पाने वाले वो पहले हिंदुस्तानी थे। 29 साल उन्होंने वहाँ गुजारे और वहीं पर उनका शहादत हुई। उस शख्स के नाम से कोई कमरा नहीं बनाया जाता, कोई यादगार कायम नहीं की जाती, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में कोई पोर्ट्रेट भी नहीं लगाया जाता। और ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम मार्काने पार्लियामेंट है, उन्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए कि एक मुस्लिम मुजाहिद आजादी, जिसे काला पानी में पहला कैदी होने का एजाज हासिल है हिंदुस्तान का, उसका एक पोर्ट्रेट भी वो पार्लियामेंट में लगा नहीं सके। यकीनन लगा नहीं सके, अफसोस की बात है। और फिर यहाँ पर ये है कि तासुब की ऐनक पहनकर अगर मुसलमानों में आप गद्दारों को ढूंढेंगे तो यकीनन आपको गद्दार मिलेंगे। अगर आप वो तासुब का चश्मा उतार कर अगर पूरे मुल्क में गद्दारों को अगर तलाश करेंगे तो गद्दार कहाँ से मिलेंगे, ये इसकी एक बड़ी तवील दास्तान है, उसकी एक बड़ी तवील दास्तान है। वो उसका कहना या उसकी वजाहत करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, गद्दारों को तो पहचान लेते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरों का इख्तिताम अमल में लाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।